औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मजलिस के सदर हमारे आपके नेता आदरणीय फारूक भाई, जो वंचित की तोप के नाम से भी जाने जाते हैं, उत्तम इंगोले सर, जिनके प्रचार के लिए हम सब लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं, और मेरे स्टेज पे मौजूद तमाम नौजवान दोस्तों, शाहीन सिफत, मेरे अजीज़ दोस्तों, समंदर की तरह ज़र्फ़ और किले की तरह मज़बूत अपना तजुर्बा रखने वाले हमारे बुज़ुर्ग और मेरे नौनिहाल बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कई साल पहले आपने बीजेपी के लोगों को ये कहते सुना होगा कि कांग्रेस मुसलमानों के बहुत लाड़ करती है। हमेशा बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों को ये टॉन्ट मारते थे, और कांग्रेस भी, क्यों तो यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला मसला था, वो तिलमिला जाते थे लेकिन जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन एक मौका उनको ये मिला, इन्होंने सच्चर कमीशन, एक कमीशन बनाया, और उसमें जो कि जिसके प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह थे, और पूरे महाराष्ट्र के सभी इंडिया के स्टेट से दो दो नुमाइंदे लेकर ये कमेटी बनाई गई थी। और इसमें ये बताया गया था कि मुसलमानों की हालत किस तरह बद से बदतर हो चुकी है, फिर वो एजुकेशन का मामला हो, सियासी मैदान में हो, सामाजिक मैदान में हो, इकोनॉमिकली हो। जो आज़ादी के टाइम पे मुसलमानों की हालत थी, वो आज दलितों से भी बदतर हो चुकी है। ये रिपोर्ट इन्होंने पेश की, और ये जवाब दिया कांग्रेस ने बीजेपी के लोगों को कि देखो, हमने मुसलमानों की हालत आज़ादी के बाद क्या की है। ये जवाब था, साइलेंट जवाब जिसको बोलते हैं। कांग्रेस ने जो दिया था बीजेपी को कि मुसलमानों की हालत, आप जो बोलते हैं ना कि मुसलमानों के हमने बहुत लाड़ किए हैं, हम लोग ने लाड़ नहीं किए, बल्कि उनको किस तरह से बद से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया है, ये उसकी रिपोर्ट है। ये थी सच्चर कमीशन की रिपोर्ट। उसके बाद ये जब रिपोर्ट आने के बाद फिर मुसलमानों के सर पर से हाथ फेरने का काम किया गया। 15 पॉइंट्स प्रोग्राम बनाए गए कि मुसलमानों में ये चीज़ की कमी है, इसके लिए मुसलमानों को ये 15 पॉइंट्स प्रोग्राम इनको नाफिज करना पड़ेगा, तो मुसलमानों की हालत सही होगी। जिसमें से एक भी पॉइंट्स के ऊपर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्यों तो उनको कुछ करना नहीं था, सिर्फ ये बताना था कि मुसलमान किस तरीके से आज हमारे हाल में, हमने उनकी क्या हालत की है। तो दोस्तों, 70 सालों से कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ जो किया है, क्या हम चाहते हैं कि वो आगे भी करें। अभी हमारे भाई ने बताया कि एक अक्लमंद आदमी एक पत्थर से 2 बार ठोकर नहीं खाता। पहली बार जब ठोकर खाता है तो उसको उसकी गलती मानी जाती है, दूसरी बार ठोकर खाता है तो भी उसको बोला जाता है कि चलो वापस गलती से हुआ रहेगा। लेकिन अगर 70 सालों से अगर हम उसी पत्थर से अगर ठोकर खाएं, तो मैं समझता हूं कि हमारे जैसा कोई बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं रहेगा, कोई कम्युनिटी इतनी बेवकूफ़ नहीं रहेगी कि जो 70 सालों से इस कांग्रेस नामी पत्थर से ठोकर खाएं। दोस्तों, वंचित बहुजन आघाड़ी क्यों? आज मैं यहाँ भाषण करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ कुछ मेरे सवालात थे, उसके जवाब आपसे लेने के लिए आया हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी क्यों? तो वो सत्ता में भी नहीं है, उनके कोई आमदार खासदार भी नहीं है,
फिर हम चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी से हम जुड़े, लेकिन क्यों जुड़े दोस्तों? क्यों? तो यही एक प्रकाश अंबेडकर साहब है जिन्होंने मुसलमानों के हर मसलों पर आवाज उठाई है, चाहे वो एनआरसी का मसला हो। जब आपने देखा होगा एनआरसी के माध्यम से लोगों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा था, उस वक्त प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये अदर कास्ट के लिए भी उतना ही घातक है, भटके विमुक्त जाति के लिए ही उतना घातक है, अदर समाज के लिए भी उतना ही घातक है। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा था कि किस तरह से मुसलमानों के जज्बात के साथ, मुसलमानों के इज्जत और आबरू के साथ ये सत्ताधारियों हमेशा खेलते आए हैं। दोस्तों, मैं एक शेर के साथ अपनी बात बोलना चाहूँगा। जो हम रकाब ज़माने के चल नहीं सकते, जो हम रकाब ज़माने के चल नहीं सकते, जहाँ तो दूर वो खुद को बदल नहीं सकते। खुली आंखों से जब हम ये तमाशा देख रहे हैं कि किस तरह से आसिफा की इज्जत के साथ खेला गया, किस तरह से एनआरसी सीए के माध्यम से मुसलमानों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बनाया गया, क्या उसको वोट देंगे हम? जिस तरह से हमारे नौजवानों को बॉम्ब ब्लास्ट के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे जेलों में जबरदस्ती ठूसा गया, ऐसी पार्टी को वोट देंगे आप? क्या इन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने हमारी इज्जत और आबरू के साथ मजाक उड़ाया है, किसानों को रास्ते पे उतरने के लिए मजबूर किया है? आज आप हर शोबे में देखिए नौजवान परेशान हैं कि तो उनके पास नौकरियां नहीं हैं। हमारे देश के नौजवानों के साथ पुलवामा में उनके चीतड़े उड़ाए गए। आज हर चीजों को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, हमारी प्राइवेट संस्था हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये सब इनको बेचा जा रहा है। तो ऐसे भूखे नंगे और लुटेरों के हाथ में हम सत्ता देंगे? तो दोस्तों, हमको ये आज इस देश के मुस्तकबिल को संभालना है। आने वाले हालात किस तरह से होंगे, इसके डोर किस तरीके से जाएंगी, ये हमको समझना है। आज आपने देखा होगा बीफ के कारोबार पे कितनी बड़ी गदा लेकर आए इन्होंने, जबकि एक गोश्त का टुकड़ा, भले वो अभी तक कंफर्म भी नहीं है किस जानवर का है, वो सिर्फ फ्रिज में रखा जाता है, वो गाय का गोश्त है, इस बिना पे हमारे लोगों को मारा जाता है। जानवर रास्ते से जा रहे हैं तो उनको मालूम नहीं है कहाँ जा रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको रास्ते पे रोका जाता है, उनको मारा पीटा जाता है और गौ हत्या के नाम पे उन पे केस बुक किए जाते हैं। आपके इंगोले में भी यहाँ पर ऐसी ही घटना एक हुई थी, जिसमें उत्तम राव इंगोले, इन्होंने बीच में पड़ के वो इशू को सॉल्व किया था। तो जो लोग आपके ऊपर गाय के नाम पे, गौ हत्या के नाम पे जुल्म कर रहे हैं, उनको आप वोट देंगे कि जो आपको इनसे नजात दे रहे हैं, इसके लिए आपकी मदद कर रहे हैं इंगोले साहब जैसे लोग, कि हमने उनको वोट देना चाहिए? ये आपको डिसीजन लेना है। दोस्तों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, ये वक्त भी कम पड़ेगा, लेकिन फारूक भाई जैसे जो हमको सुनना है, जिनको हम वंचित की तोप बोलते हैं, उनको उनका इम्पोर्टेंस सुनना। इसके लिए मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आदरणीय प्रकाश जी अंबेडकर ने जो कैंडिडेट दिया है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं देते, उसकी बहुत तहकीकात करके कैंडिडेट दिए जाते हैं। तो ये उस काबिल कैंडिडेट है, ये आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और ये किस तरह से काम करेंगे, जब आप इनको पावर हाथ में देंगे, उस वक्त आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपने कोई गलती नहीं की। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आते इलेक्शन में आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर इन्हीं को कामयाब करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।